सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स। हमारे सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के सारे टॉपिक्स एक सिंगल सीरीज में बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि आपको आगे चल के किसी भी फील्ड में कोई भी समस्या ना आए। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़ के आए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो का और टॉपिक बचा है ये, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, तो हमने पढ़ा कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है। हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस पढ़े। अभी हम ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना, उसके कर्व कैसा बनता है वो देखा, शेड्यूल कैसा बनता है वो देखा, इंडिफरेंस मैप क्या होता है वो भी देखा। हमने देखा कि सर इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। आज इंडिफरेंस कर्व अपन खत्म करने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक्स हैं उसके, और इसी वीडियो में हो सकेगा तो मैं आपको नए टॉपिक से स्टार्ट कराऊंगा विच इज बजट लाइन, और इस चैप्टर को अपन खत्म करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स विच इज पहला टॉपिक आज आपका जो आपको पढ़ना है इंडिफरेंस मैप के बाद हेडिंग डालो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमने देखा हमारे इंडिफरेंस कर्व में दैट यू आर हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। यू आर हैविंग रिसोर्सेज ऑफ 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपए थे, है ना 100 से ज्यादा थे ना 100 से कम थे, और यही इसका असम्पशन भी है दैट यू आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपके पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अब उन रिसोर्सेज से आपके पास 2 प्रोडक्ट थे, अपन 2 प्रोडक्ट मान के चलते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं सर, वन इज चॉकलेट एंड द सेकंड वन इज आइसक्रीम, और दोनों जो चॉकलेट और आइसक्रीम है दोनों ही 10-10 रुपए की थी। तो अब या तो मैं 10 चॉकलेट और 0 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, या मैं 9 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, या मैं 8 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, है ना। इस टाइप के अलग अलग बंडल्स में खरीद सकता हूँ, और इन बंडल्स को जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा वाईसी कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक रेट होता है, इट इज अ रेट, इट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर। जिस रेट पर एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कर रही है उस रेट को आप क्या बोलोगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। मतलब 10:0 पहला कमोडिटी, दूसरा 9:1, तीसरा 8:2, फिर 7:3, देन 6:4, देन 5:5, 4:6। ये जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए, तो ये जिस रेट पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उस रेट को हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आ गई बात समझ में, ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट एट व्हिच one commodity is substituted with another so that total satisfaction remains same, ताकि जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा सेम रहे। मतलब आप मान के चलो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि MRS इज इक्वल्स टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा A अपॉन डेल्टा A। ये क्या है, चेंज इन सेकेंड कमोडिटी, सेकेंड कमोडिटी चेंज हो रही है, और ये क्या है, चेंज इन फर्स्ट कमोडिटी। पहली और दूसरी कमोडिटी जब चेंज होंगी उसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी बोलोगे। ठीक है, इसका एक सर शेड्यूल भी बनता है, अपन छोटा सा एक शेड्यूल में बना दे रहा हूँ ब्लैक पेन से, यहाँ पे मेरे इसमें ब्लैक पेन और बना दे रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये कमोडिटी है, ये कोई अपन मान लेते हैं एप्पल और ये बनाना। ठीक है, तो कमोडिटी A B C D E 5 बंडल हम यूज कर सकते हैं। जब हम 5 एप्पल यूज कर रहे थे तो 0 बनाना, जब हम 4 एप्पल पे आए तो 2 बनाना खाने लगे, जब हम 3 एप्पल पे आए तो हम 6 बनाना खाने लगे,
जब हम 2 एप्पल पे आए तो हम 10 बनाना खाने लगे, है ना। और जब हम 1 एप्पल पे आए तो हमने क्या कर दिया, 15 बनाना खाने लगे। तो ये जो बंडल्स है, भले वो कमोडिटी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, इनका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये जिस रेट पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से, उस रेट को आप क्या बोलोगे, एमआरएस बोलो। बस इतना ही है। ये कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है ये, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आगे बात समझ में। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड विद अनदर कमोडिटी। जिस रेट पर एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी पे सब्स्टिट्यूट होती है या उससे सब्स्टिट्यूट होती है, और सारी जितने भी बंडल्स हैं उन सबका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहता है, सेम रहता है, उस रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा घटते क्रम में ही क्यों देखने को मिलेगा आपको, मतलब आप जब उसका कर्व बनाओगे, जो आईसी कर्व अपन बनाते थे, वो हमेशा ऐसा देखने को मिलता था। ये हमेशा इस तरीके से देखने को क्यों मिलता है, कॉन्वेक्स क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से ये हमेशा आपको एक कमोडिटी कम खत्म होती दिखेगी और दूसरी कमोडिटी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। क्लियर है। ये कहलाता है एमआरएस। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास। क्या प्रॉपर्टीज है सर, इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये एमआरएस से इतना ही है ना, इसमें और कुछ नहीं। जैसे एमआरटी अपन ने पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, छोटा सा टॉपिक था, ऐसे ये एमआरएस भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, एमआरएस बहुत छोटा टॉपिक है। सेकंड लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की, चारों प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है। सबसे पहला, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपका जो आईसी कर्व है वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पढ़ा होगा 10th ऐसे साइंस में, है ना। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा, हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा, हमेशा इस शेप का रहेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कॉनकेव कभी नहीं बनता, ये हमेशा कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। व्हाई इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए होता है बिकॉज एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पर जाने के लिए आपको पहली कमोडिटी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस वजह से ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आगे बात समझ में, ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होगा, बिकॉज इफ यू वांट टू कंज्यूम सेकंड कमोडिटी देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द फर्स्ट कमोडिटी एंड दिस सैक्रिफिकेशन शोज ये इस टाइप से कि अगर आपको ये कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करना है तो इस वाली कमोडिटी को कम करना पड़ेगा, और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। इसलिए ये क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आपको याद से पूछे व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो बता दोगे ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन मतलब ये। ठीक, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा नीचे की तरफ स्लोप करता है। एमआरएस जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा ज्यादा होगा। आप देखो यहाँ पर एक सिंगल कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो रही है, एक एक एप्पल हम कम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बनाना बढ़ाने पे आए तो पहले पे हमने 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर अगेन 4 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, तो ये बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है और ये सिमिलरली कम हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कायदे से इसका उल्टा होना चाहिए था, बट समझाने के लिए अपन ये भी लिख सकते हैं। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, बिकॉज पहली वाली जो कमोडिटी है वो कम सैक्रिफाइस करेगी, लेकिन दूसरी वाली कमोडिटी अपने आप को ज्यादा बढ़ाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एप्पल अगर हुआ है यहाँ पे कम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। अगर एक एप्पल कम हुआ है तो यहाँ पे 100% है, 2 या 3 या 4 या 10 बनानास बढ़ेंगे। ठीक है, और ये बढ़ते क्रम में बढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और आगे की तरफ झुकता है, नहीं तो ये ऐसा भी जा सकता था। ये आगे की तरफ इसलिए झुकता है क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है, पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हो गया, है ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड।
क्लियर है? Why it is slopes downward? Because one commodity sacrifices less than another commodity. एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से कम सेक्रीफाइस कर रही है जितना दूसरी कमोडिटी ज्यादा गेन कर रही है। यहां पर देखो सेक्रीफाइजेशन सेम है 1 1 1 1, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो बढ़ते क्रम में मिल रहा है 2 4 4 5, और ऐसे ही और आगे करते तो 6 7 8 9 10 कितना ही हो जाता हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकंड, higher the IC curve represent higher level of satisfaction. जितना ज्यादा बड़ा IC कर्व उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ये IC कर्व 1 मान लेते हैं अपन, एक और बना देते हैं IC कर्व 2। अगर आप इस IC कर्व से इस IC कर्व पे जंप कर रहे हो, मतलब आपकी रिसोर्सेज यहाँ पर अगर 100 रुपए थी तो यहाँ पर हो सकता है 200 रुपए हो गई है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना बड़ा IC कर्व या जितना आगे IC कर्व वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये तो अपना कॉमन सेंस भी है सर, कि अगर 100 रुपए मेरे जेब में है और मैं 5 पैकेट आइसक्रीम और 5 पैकेट चिप्स खरीद पा रहा हूँ, वहीं पर मेरे जेब में 200 रुपए हो जाए, फिर मैं 10 पैकेट आइसक्रीम और 10 पैकेट चिप्स खरीद पाऊंगा। तो वही वो जो 5 पैकेट मैंने खरीदे हैं वो 10 पैकेट से तो ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन देंगे ना। वो 10 पैकेट जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे मुझे 5 पैकेट से। कॉमन सेंस है ये। दैट्स व्हाई हाई आईसी कर्व रिप्रेजेंट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना आगे आईसी कर्व वो उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपकी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो भी बढ़ती चली जाएंगी। आ गई बात समझ में? एंड द लास्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यस, ऐसा बिल्कुल होगा, बिकॉज ये कभी भी, मतलब ये जो जैसे अब ये आईसी कर्व बना है तो दूसरा आईसी कर्व ऐसा नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। हमेशा दूसरा आईसी कर्व उससे बढ़ के ही बनेगा। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दे बोथ डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हर एक आईसी कर्व का अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। दोनों के सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी मैच नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन मुझे 100 रुपए में मिल रहा है और जो सेटिस्फेक्शन मुझे 200 रुपए में मिल रहा है, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। ये दोनों के सेटिस्फेक्शन कभी भी मुझे मैच नहीं कर पाएंगे। आ गई बात समझ में? दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला ये आती है भैया, ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस तो ऐसा है, छोटा सी टॉपिक था इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं करा। बट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इट ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा क्योंकि एक कमोडिटी कम सैक्रिफाइस कर रही है, दूसरी कमोडिटी ज्यादा गेन करेगी इस वजह से। देन हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना आगे आईसी कर्व उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उतनी ही ज्यादा रिसोर्सेज उसमें लगी होगी। और कभी भी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आईसी कर्व का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अलग अलग होता है ड्यू टू डिफरेंट रिसोर्सेज। क्लियर है? ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। समझ आया यहाँ पे ये पूरा टॉपिक? यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा इंडिफरेंस कर्व की सारी चीजें। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? ऑर्डिनल अप्रोच में हमने, ऑर्डिनल अप्रोच में दो टॉपिक हैं, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व अपन ने पूरा खत्म करा। इंडिफरेंस कर्व में अपन ने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व का स्टेटमेंट, फिर हमने शेड्यूल पढ़ा, फिर हमने ग्राफ पढ़ा, फिर हमने उसका ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने कुछ असम्पशंस भी बताए थे, वो सदाबहार असम्पशंस है, वो हमेशा काम करेंगे। ठीक है, जो असम्पशंस हम मतलब पीपीएफ में पढ़ के आए हैं वही के वही असम्पशंस यहाँ भी चल रहा है। फिर इसके बाद हमने देखा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप के बाद हमने देखा मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। देन हमने देखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और फिर अपन ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर ही 7-8 अलग अलग छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ा हो तो इससे पहले वाली वीडियो पहले देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो समझ आने लगेगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है? ये रही नेक्स्ट वाली स्लाइड आपके सामने, जिसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं बजट लाइन और उसके आगे वाले टॉपिक्स। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट वाली स्लाइड। चलिए, सो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है, इट इज बजट लाइन एंड बजट सेट। आज अपन सिर्फ इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके आगे वाले टॉपिक्स जो हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज मेरे
ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो चुका है, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, तो जल्दी से अपन 5-7 मिनट में इसको खत्म करते हैं और ये वाली वीडियो भी अपन इतनी ही बड़ी रखेंगे। तो बात करें बजट लाइन। बजट लाइन होता क्या है? तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन हर एक चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ। इंडिफरेंस कर्व भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, उसके पहले वाली चीजें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, और ये बजट लाइन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जितने भी जो दो गुड्स हम खरीद सकते हैं, है ना, जो दो गुड्स हम खरीद सकते हैं, उन दोनों गुड्स के पॉसिबल जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, दैट इज नोन एज बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होता है सर? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जो भी दो गुड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन का, जो कि हमें गिवन इनकम और प्राइस पर खरीद सकते हैं, दैट इज नोन एज बजट लाइन। तो अपन इंग्लिश में भी पढ़ा इसको। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन परचेज, जिसको हम खरीद सकते हैं, कंज्यूमर खरीद सकता है, with given income and given price, with the given income and given price, such that price of each combination will be same। कुछ इस प्रकार से कि जो प्राइस है कॉम्बिनेशन का वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वैसे ये प्राइस नहीं होना चाहिए इसको, द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट लग रही है या जो भी प्राइस लग रहा है हर एक कॉम्बिनेशन को, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्राइस की जगह कॉस्ट आना चाहिए कायदे से, राइट, सो दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन विल बी सेम। ठीक है, तो बजट लाइन क्या होता है सर? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है एक गिवन इनकम और गिवन प्राइस पर। और हमेशा ध्यान रहे, जो कॉस्ट होगा सारे कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 ए बी सी डी व्हाटएवर, जो भी कॉम्बिनेशन बन के आ रहे हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है वो हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। आप देखोगे बजट लाइन और डिफरेंस का कहीं ना कहीं सिमिलर काम कर रहे हैं, सिमिलर बात कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल था, यहाँ पे आप उसको एज अ प्राइस यूज कर सकते हो, या यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पर चीजें डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये कहलाता है बजट लाइन। बजट लाइन का एक और अच्छा सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन। जितने भी बजट सेट है मेरे पास, उन बजट सेट के कॉम्बिनेशंस को अपन क्या बोलेंगे? बजट लाइन बोलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन बजट लाइन बोलेंगे। सर कैसे? बजट सेट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अ कंज्यूमर कैन बाय। सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे कि हमारे पास बजट है, हमारे पास एक बजट दे रखा है ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपए का एक बजट, जिससे आप दो कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो, गुड ए एंड गुड बी। कुछ भी हो सकता है। गुड ए का जो प्राइस है इट इज 10 रुपीज और गुड बी का जो प्राइस है वो 5 रुपए है। तो कितने कॉम्बिनेशन आप खरीद सकते हो? चलो पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन ए जब हमने बनाया तो हमने देखा कि सर हम 2 गुड बी खरीद सकते हैं और 4 गुड ए खरीद सकते हैं, है ना। कैसे समझ आ रहा है कि 4 into 10 दैट विल बी 40 और 2 into 5 दैट विल बी 10। तो 40 और 10 50 हो गया मेरे बजट के अंदर। दूसरा बी, सर आप 3 ये खरीद सकते हो 10-10 वाले, तो ये 30 हो जाएगा, और 4 इनको खरीद सकते हो 5-5 वालों, तो ये 20 हो जाएगा। 30 और 20 फिर 50 होगा। एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप 2 खरीद लो इनको और 6 खरीद लो इनको। ऐसे ही और कई सारे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये ए बी सी, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनको हम बोलते हैं बजट सेट। इनको क्या बोलते हैं? बजट सेट। और इन सबको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो उसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। इन सबको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। हर एक पर्टिकुलर को क्या बोलोगे आप? बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कैन बाय एट अ गिवन इनकम एंड प्राइस।
हमारी गिवन इनकम और गिवन प्राइस पर जो भी मैं सेट या जो भी मैं कॉम्बिनेशन खरीद पा रहा हूं उन कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे आप, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को क्या बोलोगे आप, बजट सेट बोलोगे। उन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को क्या बोलोगे, बजट सेट बोलोगे। और जब आप उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तब आप उसको क्या बोलोगे, बजट लाइन बोलोगे। क्लियर है, अच्छे से समझ आया ये टॉपिक। इसको मैं अभी यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे अभी एक वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अपन बजट लाइन, बजट सेट जो भी है इसको अपन कल फिर से एक बार रिकैप करेंगे और इस पूरी वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को और इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।